वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कैले हैमिल्टन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 16 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है वो आप इंपॉर्टेंट आपको ये हमेशा चेक करना है कि वेरीफाई वर्ड लिखा है कि नहीं। यहां लिखा है वेरीफाई, आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन की स्टेप्स अलग होती है और क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, उसकी स्टेप्स अलग होती है एंड वेरिफिकेशन की स्टेप्स अलग होती है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। एग्जाम में हमेशा जब कैले हैमिल्टन थ्योरम के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये चेक करो वेरीफाई लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो शो करो, अगर नहीं लिखा है तो आप डायरेक्टली ए इनवर्स या और कुछ फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा है तो वो फाइंड आउट करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज करके ही फिर आगे आप कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करोगे और ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है। चलो यहां पे सॉल्व करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है वो हम यहां लिख लेंगे और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट। जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे पहले गिवन ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं। गिवन ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, इट मींस इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो ये हम यहीं से कॉपी कर लिए हैं। और अब आपको क्या करना है, यहां पे जैसा हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स पहला स्टेप होता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं। हमने यहां फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CHAR, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ऐसा होता है, डिटरमिनेंट में a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। देखो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, डिटरमिनेंट में a माइनस लैम्बडा आई, ठीक है। तो a यानी ये गिवन मैट्रिक्स, लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट, i यानी यूनिट मैट्रिक्स एंड 0 यानी नल मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे ये पूरा डिटरमिनेंट में आपको अगर रखना है तो कुछ ऐसा यहां पे बना सकते हैं आप। देखिए यहां पे बस आपको क्या करना है, ये जो गिवन ऊपर का a मैट्रिक्स है ना, इसमें जो डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है, जो डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स है क्या है, देखो 3 5 3 है ना, वो यहां पे बस लिखते समय 3 माइनस लैम्बडा, जैसे यहां 3 है तो यहां 3 माइनस लैम्बडा लिखना, यहां 5 है तो यहां 5 माइनस लैम्बडा लिखना, यहां पे 3 है तो यहां 3 माइनस लैम्बडा लिखना। बस डायगोनली आपको वो चीजें लिखनी है, बाकी के जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। देखो लिख के बताते हैं आपको। तो यहां 3 है तो यहां हम लिखते समय लिखेंगे 3 माइनस लैम्बडा, फिर यहां 1 1 एज इट इज रहेगा, फिर ये -1 एज इट इज, बीच में 5 है डायगोनल एलिमेंट तो 5 माइनस लैम्बडा, फिर उसके बाद -1 एज इट इज रहेगा, फिर ये 1 -1 और लास्ट में 3 माइनस लैम्बडा। तो ये देखिए हमने यहां पे डायगोनल जो एलिमेंट्स है उसमें बस हमने माइनस लैम्बडा लगा दिए हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है, क्योंकि a माइनस लैम्बडा है ना, तो a मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा आई करेंगे तो आपको इस तरह से मिलता है। ये डायरेक्टली हमने लिखा है, इसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत नहीं है। हमने स्टार्टिंग के जो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखे थे, जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट तैयार कर लिए, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको डायरेक्टली डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो क्योंकि ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है, या फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन कंसीडर करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसके पहले भी हमने किए थे, चलो उसी वे से सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन कंसीडर करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऐसा आता है लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ a इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करने के बाद जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आता है वो पहले आपको कंसीडर करना पड़ता है। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, बस यहां पे p q एंड मॉड ऑफ a पुट करो, ठीक है।
तो फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए पुट करना है। तो चलो पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। तो पी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, पी फाइंड आउट करने के लिए आपको बस डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनका सम करना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। पी यानी यहां हम लिख लेंगे पी यानी सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए मैट्रिक्स के डायगोनल्स का सम 3 + 5 + 3। ठीक है, तो 3 3 6 + 5 11। तो फाइनली हमें पी मिल चुका है कितना? 11। पी मिला है 11। ये पी हम यहां पे बाद में पुट कर देंगे। अब चलो क्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, तो क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसा लिखना है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। देखो क्या लिखे हैं स्टेटमेंट, हर प्रॉब्लम में हमने यही किया है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए। मतलब ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके माइनर्स का सम। देखो ए मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना 3 5 3, इनके माइनर्स का सम करना है। अब ये माइनर्स कैसे बनाते हैं? देखो, यहां पहला माइनर 2/2 डिटर्मिनेंट के अंदर, ये दूसरा माइनर भी 2/2 डिटर्मिनेंट के अंदर, और तीसरा माइनर भी यहां पे आएगा, क्योंकि 3 एलिमेंट है ना, तो तीनों के माइनर। तो सबसे पहले 3 के माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालना? देखो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस क्या करना है, 3 का रो और कॉलम छोड़ो। 3 का रो कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बचे वो यहां पे लिख लो, 5 -1 -1 3। ये देखिए, ये हो गए 3 के माइनर्स। उसके बाद 5 के माइनर निकालना है, तो 5 का रो और कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे वो यहां लिखो, 3 1 1 3। ठीक है, और अब ये 3 के माइनर निकालना है, तो इसका रो कॉलम छोड़ो, जो 4 एलिमेंट्स बचे वो यहां लिखो, 3 1 -1 5। ठीक है, इस तरह से बस ये तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। देखो इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ये 15 -1, ठीक है, 15 -1 हो जाएगा, मतलब ये 14। उसके बाद ये 9 -1, तो ये हो जाएगा +8। और ये 15 +1, तो ये हो जाएगा 16। ये देखिए, ठीक है। सो 10 20 30 38, तो क्यू मिल जाएगा 38। हमें क्यू मिल चुका है 38, मतलब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के लिए क्यू चाहिए था, क्यू मिल चुका है। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब यहां पे पुट करने के लिए मॉड ऑफ ए चाहिए। मॉड ऑफ ए यानी ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो ए मैट्रिक्स है यहां पे, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ मॉड ऑफ ए, सो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखो, ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहां से हमने कॉपी कर लिए, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखे। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। डिटर्मिनेंट ये सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करो या तो आप मैनुअली सॉल्व करो। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप ऐसी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो मैनुअली सॉल्व करो। तो चलो मैनुअली सॉल्व करते हैं। 3, ये 3 का रो कॉलम छोड़ के जो 4 एलिमेंट्स बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 15 -1, तो ये हो गया 14। फिर ये -1, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आना चाहिए। हाँ, ये काफी आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके पहले काफी सारे प्रॉब्लम्स हमने लिए थे। तो ये -3, यहां पे 1 का रो कॉलम छोड़े, और ये -3 + 1, ठीक है, -3 + 1 हो जाएगा -2, और फिर 1, तो 1 का रो कॉलम छोड़ो, और ये 1 -5 मतलब -4। ठीक है, तो ये 42 +2 और ये -4। ठीक है, तो ये -2 और ये 40, मतलब ये 40 हो जाएगा। मॉड ऑफ ए हमें मिल जाएगा 40, मॉड ऑफ ए मिल चुका है 40। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए जो डाटा चाहिए था वो हमने डाटा पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया है। पहले P निकाले, फिर Q निकाले, मॉड ऑफ A निकाले। बस ये P Q मॉड ऑफ A इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। चलो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद क्या होता है। एक और नया स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। न्यू स्लाइड में इसको इधर कर लेते हैं। अब न्यू स्लाइड है ये, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, देखो इक्वेशन नंबर 1 जो कि लैम्बडा क्यूब -P यानी 11 लैम्बडा स्क्वायर, उसके बाद Q यानी 38 लैम्बडा, फिर -40 = 0। ठीक है,
ये P का वैल्यू, Q का वैल्यू, मॉड ऑफ A का वैल्यू यहां पुट करें तो ऐसा इक्वेशन बना। ठीक है, ये जो इक्वेशन मिला है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हमने आपको कहा था ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है, तो ये है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो कि हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये निकाले हैं। डिटर्मिनेंट कौन सा वाला, देखो पहले स्लाइड में देखते हैं। देखो पहले स्लाइड में ये जो डिटर्मिनेंट था ना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, इसको सॉल्व करने के बाद हमें वो इक्वेशन मिला है। हमने आपको कहा था ना, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन लेके पी क्यू मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करो, ये पहला मेथड। और दूसरा मेथड जैसे कोई नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो। तो कोई भी वैसे सॉल्व करो, आपको इक्वेशन मिलना तय है और वो इक्वेशन आपको ऐसा मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करो, तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। अगर अप्लाई करना है तो बस आपको क्या करना है, ऊपर का ये जो इक्वेशन है जो लैम्बडा फॉर्म में है, लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट, लैम्बडा को ए के जगह, लैम्बडा के जगह बस आपको ए लिखना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 11a स्क्वायर प्लस 38a माइनस ऑफ 40 इक्वल टू 0। देखो हमने सिर्फ क्या किए, ऊपर का जो इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो लैम्बडा फॉर्म में था उसी को हमने ए फॉर्म में लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ए फॉर्म में आपको लिखना है, ये देखिए बाय अप्लाइंग द कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके आपको ऐसा इक्वेशन तैयार करना है। ठीक है, तो फाइनली यहां तक होने के बाद अब यहां से दो अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। पहला हो जाता है जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और दूसरा हो जाता है जिसमें हमें वेरिफिकेशन करना है। तो क्वेश्चन में लिखा था वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो यहां से वेरिफिकेशन की स्टेप्स अलग हो जाएंगी। और जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है ए इनवर्स, क्वेश्चन में कहा था ना ए इनवर्स फाइंड आउट करो, देखो लिखा है ना, तो ए इनवर्स की स्टेप्स अलग हो जाएंगी। तो पहले हम वेरिफिकेशन वाली स्टेप करेंगे, क्योंकि हमें वेरीफाई करना पड़ेगा पहले कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होता है तो फिर आसानी से फिर ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब कैसे वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करना सिंपल है, आपको ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो समझ लो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाइड होगी, तो उसके लिए LHS में पूरा डाटा पुट करो और सॉल्व करके देखो कि राइट हैंड साइड में जो जीरो लिखा है वो आता है कि नहीं। LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, अगर आ गया तो समझ लो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। अब LHS में आपको लैम्बडा ये ए क्यूब पुट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ए स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, ए पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ए तो है हमारे पास, लेकिन ए स्क्वायर है क्या, नहीं है। ए क्यूब है क्या, नहीं है। तो पहले ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे ना, उसके बाद वो सब कुछ यहां पे पुटअप करेंगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे, तब जाके कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई होगा। ये वेरिफिकेशन की स्टेप्स है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हम यहां पे लिख लेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की स्टेप्स हम यहां से अब शो कर रहे हैं। अब देखो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स यहां पे लिखना है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 3 1 1 3 1 1 -1 5 -1 एंड 1 क्या था, -1 5 -1 1 -1 3 1 -1 3। तो ये हो गए ए के एलिमेंट्स। अब ए स्क्वायर करना है तो इसी को इसी से मल्टीप्लाई करो। अब ये सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो। कैलकुलेटर में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन होता है, आप वहां से आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो। मैन्युअली सॉल्व करने के लिए दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, रो इंटू कॉलम करके स्टेप वाइज सॉल्व करो। चलो यहाँ पे हम इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे, रो इंटू कॉलम करते हुए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, सो 9 -1 + 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, सो 3 + 5 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे, 3 -1 + 3। ये देखिए हो गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो ये -3 -5 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे,
-1 प्लस 25 प्लस 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे, -1 -5 -3, इस तरह से। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 3 + 1 + 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 -5 -3, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 9। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या बनता है। तो यहां मिलेगा 9, फिर यहां मिलेगा ये 8 और ये -1 यानी 7, फिर ये हो जाएगा 3 3 6 और -1 यानी 5। ठीक है, उसके बाद ये 3 8 और ये 9 -9, और लास्ट में भी -9। ठीक है, और ये 25, उसके बाद यहां 3 3 6 7। ठीक है, और यहां आएगा -7, 5 3 8 और ये 9 10 11। तो ये देखिए फाइनली हमने ए स्क्वायर यहां पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये इक्वेशन में पुट करना है ना, इसलिए ये इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। कोई भी नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर ए बोलो, या इसके पहले 1 हो गया था ना, चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। यहाँ पे पुट करना है ना पूरा डाटा, तो ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पुट करने के लिए। अब यहाँ पे ए क्यूब भी पुट करना है, ए क्यूब तो नहीं है तो ए क्यूब भी फाइंड आउट कर लो। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए कर लो। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ से हटा देते हैं और ए क्यूब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब की जरूरत पड़ रही है, तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर है हमारे पास, तो यहीं पे हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिए ए स्क्वायर, और ए मैट्रिक्स भी है हमारे पास, ये हमने कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, कैलकुलेशन पार्ट है ये। ठीक है, तो अगर ये कैलकुलेटर अलाउड है तो ये जल्दी हो जाता है, नहीं तो समय लगता है। तो ये हो गया 27, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, 27 -7 प्लस ऑफ 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, 9 + 35 माइनस ऑफ 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करो, 9 -7 प्लस ऑफ 15। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो, -27, ठीक है, प्लस 125, एक मिनट, -27 -25 माइनस ऑफ 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम करो, -9 प्लस ऑफ 125 प्लस ऑफ 9, सेकंड रो थर्ड कॉलम करो, -9 -25 एंड -27। एक मिनट, और इधर जाएगा ये -27। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो, 21 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 11, थर्ड रो सेकंड कॉलम करो, 7 -35 माइनस ऑफ 11, थर्ड रो थर्ड कॉलम करो, 7 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 33। तो फाइनली हमने यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। देखते हैं अब इसका रिजल्ट क्या बनता है, क्योंकि ए क्यूब हमें यहां पे मिलने वाला है। फिर सब कुछ उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो 27 - 7 20 + 5 25, पहला हो गया 25, उसके बाद ये 39, उसके बाद यहां पे 2 17 हो जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये 25 25 52 और 9 कितना 61 माइनस में,
लास्ट में भी 61 आएगा माइनस में, और ये 125 आएगा। ये 21 और 7 28 38 38 39 यहाँ पे 35, ठीक है, 35 और 11 45 46 माइनस 7 39 माइनस में, और ये 14 एंड 30 44 प्लस 3 47। तो ये हमने ए क्यूब यहां पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है यहां तक। और अब हम जैसा हमने कहा था, अब ये पूरा डाटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 2 में हमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, देखेंगे कि राइट हैंड साइड का 0 आता है कि नहीं। सो इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज वेरीफाई करने के लिए ये जरूरी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, ए क्यूब, इक्वेशन नंबर 2 पूरा लिख लेंगे, ए क्यूब माइनस 11 ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस 38 ए माइनस 40 इंटू आई इक्वल टू 0। देखो क्या लिखे हैं, पूरा इक्वेशन एज इट इज है, बस ये 40 जो लिखा है यहाँ पे 40 इंटू आई यानी 1, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स पुट करने के लिए आई लिखा है, ठीक है। तो ए क्यूब है हमारे पास, तो ये ए क्यूब उठा के हमने यहां पे ले लिए, ये है ए क्यूब। उसके बाद माइनस 11 ए स्क्वायर है हमारे पास, ये ए स्क्वायर है, कॉपी कर लेते हैं, ये ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस 38 ए भी है हमारे पास, ये ए है, कॉपी कर लेते हैं, ये हमने ए लिखे है। उसके बाद माइनस 40 आई यानी यूनिट मैट्रिक्स, तो आई के जगह हम यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे 3/3 का। एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे सॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आया ना। तो ये न्यू स्लाइड हमने ले लिया है, और यहां से ये डाटा हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, ठीक है। और इसके आगे कंटिन्यू करना है हमें, इसको आगे कंटिन्यू करना है ना, तो ये हम यहां ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 40 इंटू आई यानी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ऐसा, और इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पूरा सॉल्व करो पहले, ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज, दूसरे मैट्रिक्स में अंदर 11 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ये हो जाएगा 99 77 55 माइनस 99, और ये 275, फिर ये माइनस 99, फिर ये 77 माइनस 77 एंड 121, फिर ये प्लस यहां 38 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहे तो अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, और नहीं है तो आप मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। तो 38 इंटू 3 कर लो, 114 प्लस ये 38 ये 38 ये माइनस 38, ठीक है। और इसका आएगा 190। ये एक्चुअली रफ में सॉल्व करके रखा है हमने, तो हम वहीं से देख के डायरेक्टली लिख रहे, ठीक है। माइनस ऑफ 38, फिर 38 माइनस ऑफ 38 एंड 114। 114 सही है क्या, चेक करने दो हमें, यस। और अब माइनस यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, 40 0 0 0 40 0 0 0 40 इक्वल टू 0, ठीक है। और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व करने के बाद जहां तक 0 0 आएगा, ये देखो 25 माइनस 99 प्लस 114 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 0। देन 39 माइनस 77 प्लस ऑफ 38, तो ये भी हो जाएगा 0। 17 माइनस ऑफ 55 माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 38, और ये 0।
फिर -61 -99 -38 -0, तो ये 0, तो ये सब कुछ 0 होने वाला है, 100% ये 0 आएगा। और राइट साइड में भी 0 है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है और फाइनली इस तरह से कैले हैमिल्टन थ्योरम का जो वेरिफिकेशन था वो पूरा हो चुका है। क्वेश्चन में लिखा था स्टार्टिंग में कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो ये हमने वेरीफाई कर लिए। ठीक है, और अब सॉल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में और भी कुछ था जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड ए इनवर्स, तो वो अभी भी बचा हुआ है। चलो इसके पहले के स्लाइड्स में चलते हैं जहां पे हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई किए थे। देखो ये देखो, हमने आपको कहा था ना कि ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करके ये जो हमने इक्वेशन बनाया है, हमने आपको कहा था ना कि यहाँ से 2 स्टेप्स होती है, एक वेरिफिकेशन वाली और एक टू फाइंड वाली। तो वेरिफिकेशन वाली स्टेप्स यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसके बाद। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में लिखा था ना फाइंड ए इनवर्स, ये देखो लिखा है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, उससे आपको ए इनवर्स डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 हम लेंगे, वो जो स्लाइड था अपना, एक और न्यू स्लाइड लेना पड़ेगा, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, तो यही इक्वेशन नंबर 2 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ज्यादा तकलीफ नहीं रहेंगी हमें। इक्वेशन नंबर 2 है, ये इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। ठीक है, इसका काम पड़ सकता है आगे, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, तो ये इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो क्योंकि आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक टर्म को। ठीक है, तो यहां पे ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, फिर -11 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, फिर +38 ए इनवर्स इंटू ए -40 ए इनवर्स इक्वल टू 0। देखो हमने हर टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिए। अब यहाँ ए इनवर्स इंटू ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -11 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए, फिर यहाँ ए इनवर्स और ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 38, और यहाँ -40 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब ये -40 ए इनवर्स राइट साइड में शिफ्ट करो तो वो प्लस हो जाएगा 40 ए इनवर्स इक्वल टू। ठीक है, बाकी सब कुछ ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहां लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो 40 को इधर शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर में चले जाएगा उसके, तो ये हम यहां लिख लेंगे 1/40 ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ये देखो ऐसा 1/40, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और यहां से 40 हटा देते हैं, ये देखिए ऐसा चलेगा। तो क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो ए इनवर्स के लिए हमने ये रिलेशन बना दिया। अब बस यहां पे राइट साइड में पूरा डाटा पुट करो, राइट साइड में 1/40 एज इट इज है। अब यहां पे ए स्क्वायर, अब यहां पे जो 38 है ना, ये 38 सिर्फ 38 मत रखो इंटू आई, क्योंकि यहां पे यूनिट मैट्रिक्स पुटअप करना है। तो अब देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर कहाँ है, ये देखो इसके पहले ए स्क्वायर हमने निकाले थे ना, ये हमने यहाँ सेफ रखा था, ये ए स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर। फिर -11 ए भी है हमारे पास, गिवन ए मैट्रिक्स ये वाला, ये भी उठा के हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद +38 आई यानी ये वाला, ये हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, और यहां पे इसको कर्ली ब्रैकेट में दे दिए, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। बस अब इसको सॉल्व करो, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल ए इनवर्स हो जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 1/40, तो देखते हैं ये क्या रहेगा,
ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज, दूसरे मैट्रिक्स में अंदर में 11 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ये 33, 11, 11 माइनस 11, 55 माइनस 11, 11 माइनस 11 एंड 33, ये देखिए, ठीक है। प्लस ऑफ 38 से यहां मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, तो ये हो जाएगा 38 0 0 0 38 0 0 0 38, ठीक है। अब यहां पे 1/40 बाहर में है, और देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें क्या रिजल्ट मिलता है फाइनल। अब यहां पे फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा जैसे 9 माइनस ऑफ 33 प्लस ऑफ 38, तो माइनस 33 प्लस ऑफ 38 यानी 5 और 9, तो ये हो जाएगा 14। उसके बाद 7 माइनस ऑफ 11, ठीक है, मतलब ये -4 -4, 5 माइनस ऑफ 11 मतलब ये -6, ऐसा, ठीक है। उसके बाद -9 माइनस ऑफ -11 यानी +11 मतलब ये 2, तो बस 2, 25 माइनस 55 माइनस 30 एंड 38, तो ये हो जाएगा 8 -30 + 38। उसके बाद -9 माइनस ऑफ -11 यानी +11 मतलब ये हो जाएगा -9 + 11 2। फिर ये 7 माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ 4, -7 माइनस ऑफ -11 प्लस ऑफ 4, 11 माइनस ऑफ 33 प्लस ऑफ 38 मतलब 5 + 11 16। तो ये देखिए यहां तक हमने सॉल्व किए, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। क्या देखो तो क्या ये सॉल्व हो सकता है, एक स्टेप चाहे तो सॉल्व हो सकती है। जैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो अंदर के देखो सभी नंबर जो है वो इवन नंबर्स हैं, आप चाहे तो सभी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे 1/20, बाहर में 20 हो गया, ठीक है, 40 को 2 से डिवाइड करो 20, और अंदर में हर एक टर्म को 20 से, अगर आप हर एक टर्म को अंदर में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 -2 -3 और उसके बाद 1 फिर 4 फिर 1 फिर -2 फिर 2 एंड फिर 8, ठीक है। आप यहां तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो ये हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है क्योंकि अंदर के सभी टर्म्स 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/40 है ना, 1/40 मतलब क्या होता है, 1/40 मतलब यहाँ पे इस तरह से 1/40 मतलब 1/20 × 2 है ना, और अंदर के एलिमेंट्स तो हमने क्या किए यहाँ पे 1/2 अंदर लेके चले गए, तो अंदर के सभी टर्म्स 2 से डिवाइड कर लिए, आसानी से 2 से डिवाइड हो गए। तो ये देखिए इस तरह से, और ये हमें ए इनवर्स मिल गया, और एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और आगे कुछ भी वो आगे सॉल्व नहीं होता। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, और इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो इसको स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करा के आपको देते हैं ताकि अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी लंबे होते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन आता है ना बीच में। अगर इसमें वेरिफिकेशन ना हो तो फिर ये छोटा हो जाता है, इसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं रहती है, जल्दी हो जाता है, वेरिफिकेशन की वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है ये। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को हमने पढ़े, क्वेश्चन में वेरीफाई लिखा हुआ था, तो हमने पहले क्या किया, गिवन मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा एक इक्वेशन कंसिडर किए, पहले हमने पी फाइंड आउट किए, फिर हमने क्यू फाइंड आउट किए, मॉड ऑफ ए फाइंड आउट किए, ये पूरा डाटा उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद कुछ ये ऐसा इक्वेशन मिला है, ठीक है, और फिर हमने उसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई किए और उसको ए फॉर्म में लिख लिए। फिर वेरिफिकेशन करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 2 की सभी टर्म्स फाइंड आउट करना जरूरी था, तो पहले हमने ए स्क्वायर निकाले, ए इंटू ए से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए, फिर हमने ए क्यूब निकाले, ए स्क्वायर इंटू ए से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, फिर ये पूरा डाटा हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप किया। देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करने के बाद, इक्वेशन नंबर 2 में देखो यहाँ पे पुटअप किए, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करने के बाद हमने उसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड 0 0 0 मिला, राइट हैंड साइड भी 0 था, सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया।
लेकिन इसके बाद ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना था। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किए, जो इक्वेशन नंबर 2 था उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे ए इनवर्स का इक्वेशन बना लिए और फिर जो भी डाटा हमारे पास था वो हमने यहाँ पुट किए और इसको स्टेप वाइज सॉल्व किए, मैट्रिक्स का प्लस माइनस जो भी था वो किए और हमने यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आपको दिए हैं। ये भी एक सॉल्यूशन है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो, फुल मार्क्स मिलेंगे, या तो आप यहाँ तक सॉल्व करके उसको एक्सटेंड करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे कैलकुलेशन किए, ये सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब तक आप घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तब तक वो एग्जाम में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 16। इसके पहले के 15 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।